हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटोप में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जैसा कि हमेशा से ही हम आपको एक शानदार और इजी वे में समझाते हैं और हमेशा समझाते रहेंगे, हर टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। और एक चीज़ और आप सभी को मैं बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल में देखिए, आपका हिंदी का सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो चुका है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल पर चेक कर लेना। हिंदी का सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट है आपका डीएलएड सेमेस्टर 2 का। और आपका जो सब्जेक्ट है पेपर 1 सब्जेक्ट है आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसका भी आज सिलेबस हो जाएगा पूरे तरीके से कंप्लीट, क्योंकि हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं और 185 तक हम कर चुके हैं कवर। तो 186 से हमारा आज स्टार्ट होगा और 200 अप्रोक्स इसके क्वेश्चन है। तो ये भी सिलेबस हमारा हो जाएगा कवर। तो 2 सब्जेक्ट हमारे पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है एजुकेशन का ही है, वो भी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसकी भी कुछ क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, आप उसको वॉच करिए। इसके बाद जस्ट इसके कंप्लीट होते ही उसकी इस क्लासेस को बिल्कुल कंटिन्यू किया जाएगा और एक एक करके उसकी भी क्लासेस जो है फटाफट से कंप्लीट करा के सिलेबस एक तरफ कर दिया जाएगा। इतनी जल्दी में सिलेबस इसलिए कराया जा रहा है, जैसे कि आप सभी को पता भी है कि जितना टाइम आपको सेमेस्टर 1 में मिला है उतना सेमेस्टर 2 में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि टाइमली सिलेबस कवर हो जाए और आप लोगों की बेहतर समझ बना के बेहतर स्कोर गेन कर सकें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सबसे पहले कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। उसके बाद बाकी बातें करेंगे हम बाद में। देखिए 186 हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। अब जो वैदिक काल में शिक्षा हुआ करती थी, एक तो उसमें जो प्रमुख उद्देश्य था शिक्षा का वो ये था कि मोक्ष प्राप्त करना। दूसरा, संस्कृति का संरक्षण करना, जो आपका कल्चर है आप उसको प्रोटेक्ट करें। थर्ड था स्वस्थ चरित्र का विकास करना, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति और व्यक्तित्व का विकास। ये सारी विशेषताएं जो है वैदिक काल की हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में लिखिए। अब देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में टैगोर जी मानते हैं कि उनके समक्ष जो बालक आता है वो दैवीय प्रकाश से युक्त होता है और शिक्षक का प्रमुख दायित्व है इस प्रकाश को देखना। जो शिक्षक भावी यश के तेज प्रकाश को नहीं देख पाते हैं वो अपने ज्ञान, पद और राष्ट्र भाव के दर्पण में उससे सर्वदा घृणा करते हैं। वे एक शिक्षक पद के अयोग्य हैं। विद्यार्थी के संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे गुणों की परिकल्पना की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं कि एक विद्यार्थी के अंदर विनम्रता होनी चाहिए उसके व्यवहार में। दूसरी चीज़, वो नियमों का अनुपालन करे, व्यवस्था और स्वच्छता में रुचि ले, निंदनीय, असभ्य और दोषपूर्ण बातों से उसे दूर रहना चाहिए और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासन बनाए रखें। आंतरिक बल और प्रकाश अनुभूति हो उसके अंदर, उच्च अभिलाषा हो, सौंदर्य के प्रति लगाव हो, स्वतंत्र विचार उसके हों, भक्ति और तपस्या हो उसके अंदर, शांति और साधना हो। तो ये सारे गुण जो हैं उन्होंने कहा है कि एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों की बढ़ती हुई भूमिका और प्रभावों को अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए, हमारे देश में साक्षरता के प्रसार के साथ समाचार पत्र, टीवी चैनल की मांग भी तेज़ी से बढ़ी है। अधिकांश शिक्षित लोगों को प्रातः समाचार पत्र पढ़ना, टीवी देखना उनकी दिनचर्या का एक अनिवार्य अंग बन गया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय एकता के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजकल अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के स्वयं के समाचार पत्रों का मुद्रण और वितरण प्रारंभ तथा अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को अंग्रेज शासन के दौरान देश की दुरावस्था से अवगत कराकर उसमें साहस और ओज भरने का, ओज होता है शक्ति,
ठीक है, ओज भरने और स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने का प्रयत्न किया है। ऐसा प्रयास करने वाले अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनका जो प्रकाशन है वो रुकवा दिया गया था। तो समाचार पत्रों में सरकार, राजनीतिक, खेल, विज्ञान, व्यवसाय, कला आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नवीनतम घटनाओं के विषय में लेख प्रकाशित किए जाते हैं। संपादकीय लेखों में राष्ट्रीय समस्याओं, राजनीतिक घटनाओं और कार्यों, सरकार के कार्य निष्पादन पर समीक्षात्मक टिप्पणियां निहित हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे और उसकी नियुक्ति कब हुई? अब देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसको मुदालियर आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति की थी वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की थी और ये हुई थी 23 सितंबर 1952 को। हंटर कमीशन की विशेषता क्या है? तो हंटर कमीशन क्या है? हंटर आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। ठीक है भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वुड के घोषणा पत्र के दोष बताइए। अब देखिए, वुड के जो घोषणा पत्र था उसके दोष क्या हैं? एक तो शिक्षा सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूरी तरीके से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। दूसरी चीज़, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने की सिफारिश की गई कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सकें। भारतीय जनता को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार को स्वामी भक्ति बनाना था और इससे भारतीयों को विशेष लाभ नहीं पहुंच सका। भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम से आंशिक रूप से स्वीकार तो किया गया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी। बाकी जो देशी भाषाएं थी हमारी वो विलुप्त हो गई। ठीक है, सबसे बड़ा दोष इसका यही है। आगे बढ़ जाते हैं। मैकाले का भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि मैकाले पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद समाप्त किया था। दूसरी चीज़, मैकाले के विवरण पत्र ने देश के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए थे। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी नहीं छिड़ता। ये बात बिल्कुल सही है। अगर अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर नहीं आती, भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं छिड़ता, क्योंकि अलग अलग विचारधारा में लोगों को बांट दिया गया। एक अंग्रेजी के समर्थक हो गए और दूसरे हिंदी के समर्थक। तो आपस में ही जो एक ही देश के लोग हैं उन्हीं को आपस में अगर लड़वाना है तो ये बहुत अच्छा हथियार है कि उन्हें भाषा के माध्यम से अलग अलग विचारधारा को मानने के लिए मजबूर कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशनरी स्कूल की विशेषताएं बताइए। अब देखिए, एक तो कक्षा शिक्षण प्रणाली का श्रेय इन्हीं को जाता है। दूसरा, मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। मिशनरी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हैं। इसके आगे बढ़ जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ? देश के सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाया गया। प्रदेश में सन 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी और इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में कुल खर्चा जो था 13,328.79 करोड़ खर्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया? तो जो बाल अपराध है वो कोई कानून विरोधी या फिर समाज विरोधी कार्य जब किया जाता है तो किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं उसे। ठीक है, कानूनी रूप से बाल अपराध 8 साल से अधिक और 16 साल से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया जाता है।
भारत में बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को बाल न्याय के सामने उपस्थित किया जाता है। 1986 के अनुसार 16 साल अपराधी की श्रेणी में शामिल वर्ष की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अलग अलग राज्यों में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा सभी राज्यों में अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के लिए साधन बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के लिए एक तो क्षेत्रीय संकीर्णता को समाप्त करना होगा, दूसरा वर्ग का जो संघर्ष है, जाति वर्ग का जो संघर्ष है उसे समाप्त करना होगा। इसी के साथ साथ विघटनकारी तत्वों को भी दूर करना आवश्यक माना जाता है। प्रांतीय और सांप्रदायिकता को दूर करके आदर्शों की स्थापना करनी होगी। राष्ट्रीय कानून की सर्वव्यापकता, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता पर रोक लगाकर भी राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया, अर्थात व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जीवन यात्रा में जो भी कुछ सीखता और अनुभव करता है वही सब उसकी व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब शिक्षा की जो व्यापक अर्थ में परिभाषा है वो देख लेते हैं। सबसे अच्छी डेफिनेशन वैसे गांधी जी की है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किसी की भी लिख सकते हैं। शिक्षा का अर्थ मैं बालक और मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। उन्होंने तीनों चीज़ों के विकास को शिक्षा कहा है, आत्मा, शरीर और बुद्धि का विकास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति की विशेषताएं बताइए। एक तो इन्होंने व्यक्तित्व रूप से प्रशिक्षण देने को कहा है। दूसरी चीज़, बुद्धि के स्थान पर ज्ञानेंद्रियों को जागरूक करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में स्पर्श ज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह अपने गुण खो बैठता है। क्यों इन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्टेज पे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, है ना। और जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन का यूज़ होगा उतना ही इफ़ेक्टिवली बच्चा सीखेगा। ये बात कही है मारिया मोंटेसरी ने, और सही भी है ये बिल्कुल। नेक्स्ट है फिर, बालकों को सामान्य विकास में क्रियात्मक रूप से सहायता देनी चाहिए। कोई जटिल पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, कोई पारितोषिक नहीं दिया जाता है, बालक का स्वयं का विकास ही पारितोषिक कहलाता है। आत्म शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, परिणामों को भोगने के द्वारा ही मानसिक अनुशासन आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्य का अर्थ बताइए। देखिए, मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ महत्व, उपयोगिता एवं वांछनीयता से लगाया जा सकता है। अर्थात मूल्य का अर्थ किसी वस्तु की उपयोगिता से लगाया जाता है कि कोई वस्तु कितनी उपयोगी है, वही उसके लिए मूल्य है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट। बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गीजू भाई के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अब जो गीजू भाई हैं वो केवल एक विद्वान या शिक्षाविद ही नहीं, बल्कि एक शैक्षिक प्रयोगकर्ता, बाल शिक्षण के संस्थापक, बाल साहित्य के प्रणेता के रूप में एक यशस्वी लेखक और चिंतक थे। ठीक है, उन्होंने बाल संवेगों का अध्ययन किया, उसी के अनुरूप बाल साहित्य का निर्माण किया। उन्होंने गीतों के माध्यम से बच्चों को उत्तम संस्कार सिखाने का भी कार्य किया। उनके द्वारा रचित गीत, लोरियाँ आज भी बच्चों को सुनाई गई हैं। इन्होंने कई काल्पनिक कथाएं और मनोरंजन नीति जो हैं वो भी नीति प्रतिपादन के लिए भी लिखे हैं। इन्होंने बाल साहित्य पर बहुत ही ज़्यादा कार्य किया है। एक चीज़ और बहुत फेमस इनकी लाइन है गीजू भाई की, बाल देवो भवा। ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम में ही पूछी जाती है डीएलएड सेमेस्टर 2 में, तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो आज आपका सिलेबस पूरे तरीके से पेपर 1 का हो जाता है कंप्लीट। इससे आगे हम अब पेपर 2
वैसे हमारी ऑलरेडी उसकी बहुत सारी क्लासेस पहले से ही अपलोडेड हैं। जो थोड़ा सा सिलेबस बचा है उसको भी बहुत जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पेपर 2 के लिए आप आ जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, और जैसे जैसे क्लासेस अपलोड की जा रही हैं उनको डेली वॉच करिए। जो चीज़ें नोट करने के लिए बोली जाती है आप नोट करिए अपनी कॉपी पर, और डेली नहीं तो संडे में एक बार रिवीजन ज़रूर लगाइए। तो हमारे 2 सब्जेक्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए हैं, हिंदी और पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, पेपर 2 भी बहुत जल्द कंप्लीट कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो जब हमारे तीनों ही पेपर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारे 4 सब्जेक्ट और बचेंगे, उनको भी हम फटाफट से कवर करने की पूरी कोशिश में हैं, ताकि एक आपको टाइम ड्यूरेशन अच्छा मिल सके, आप उसमें बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें। और दूसरी चीज़, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, ठीक है, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है प्रीवियस ईयर के नाम से ही, अलग से प्लेलिस्ट है, बिल्कुल शॉर्ट्स वीडियो है उसमें, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सारे पेपर्स आपको वहीं पर एक जगह मिल जाएंगे, सारे डीएलएड सेमेस्टर 2 के। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए अलग से बनाइए मैंने, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, मिक्स ना हो आपस में। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आपसे यही उम्मीद है कि आगे भी आप अपना प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखेंगे और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो जितने भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, जहाँ पर भी आप लिंक हैं किसी भी सोशल साइट पर, हर जगह जा कर के ये वीडियोस जो हैं शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हर बच्चे की हेल्प हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।